हमको अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इस्तेमाल करना है हर उस मौजू को ऊपर बात करने के लिए जिसको पकड़ना मुश्किल होता है। आज जो कहानियां हम आपको सुनाने लगे हैं, लेट्स मीट शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रफ्तार के कंटेंट में जो है ना वो एक बायस, एक लॉपसाइडेडनेस आ जाती है। देवबंद के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, इट्स अ वेरी बायस्ड डॉक्यूमेंट्री। देवबंदी वाली डॉक्यूमेंट्री में तो इट वाज अ मिस्टेक। देवबंद का उरूज से ज़वाल की जानिब सफर। आप डिसएग्री कर रहे हो बिकॉज़ इन द फर्स्ट प्लेस यू पेड अटेंशन। 19 दिन मेरे ख्याल में मुश्किल गुजारे वहाँ पर, तो आपकी कोई बातचीत हुई होगी उन लोगों से? तमाशाई होने में और खिलाड़ी होने में फर्क होता है। 19 दिन मेरे क्यों लिए आपने, ये सवाल है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि 19 दिन के बाद आपने कुछ सेटिंग करके, यार तो और क्या करते मेरे साथ, मैंने क्या जुर्म किया था। मुदस्सिर नज़ीर ARY के बैनर से एक पूरा कंटेंट का हेड बन गया है जो शुरू में था। फैसल वहीद इनकलाब नाम का कोई चैनल ला रहा है। मुअज़्ज़म थिंक लाया है। फहद कहर ने दरीचा के नाम से लॉन्च किया है। आप ये देखें कि रफ्तार वालों ने कितने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं। मैंने उसके नीचे कमेंट भी किया, मैंने कहा ये वीडियो देखकर मुझे लगता है हमें जरदारी की पावर को और बढ़ा दी है। जब रफ्तार के ऊपर तनकीद करें तो ये बताएं कि फैक्चुअली कहाँ पे हम इनकरेक्ट हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या फर्क पड़ता है, आपको वही काम करना चाहिए जो ठीक है। एक बंदे से क्या फर्क पड़ता है, बाय द वे एक बंदे से फर्क पड़ रहा है। हमारे अपने खलील रहमान साहब, ये दड़ियल तो फेमिनिस्ट निकला। देखिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि हम किसी डब्बे में बंद हैं और ना हम होंगे डब्बे में बंद। तो किसी ने लिखा बैक फंडेड बाय द वेस्ट। मैंने कहा खुदा का वास्ता उनको बोलो पेमेंट पहुंच नहीं रही है। रफ्तार 12 मई को क्या हुआ, और यहाँ रफ्तार के साथ लोग रिटेन क्यों नहीं हो रहे हैं? I do not have deep pockets. Success has many fathers. तो ये इसको लेके रफ्तार बन जाएगा, यार इसको ले लो रफ्तार बन जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ ले कैसे बनेगा, मैं वैसे ही बता दूंगा कैसे बन जाए। मेरा स्केप्टिसिज्म है कि मीडिया करता क्या है। टेलीविजन का मसला ये और अखबारात का मसला ये है कि वो एज अ बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर चुके हैं। फिर जब उस सेठ को हुकूमत से वो इश्तिहार मिलेगा, बॉस जिसका खाओगे उसी थाली में छेद तो नहीं करोगे। These are your faces. Do you think you're alienating those people? But कहीं रफ्तार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ सकता है। What makes sense? आपको बात फिर उन्हीं से करनी चाहिए जो तुलू हो रहा है। आप एक चीज जो गुरूब हो चुकी है, नीचे जा रही है। इनका फ्यूचर सिक्योर है। ये रफ्तार क्या कहते हैं सैटेलाइट मीडिया तक जाएगा। यार ये खुदा की कसम, इसके दो पैसे काटूंगा मैं तुम्हारे, इसका समोसे के पैसे लो इससे। यहाँ पे हमने इसलिए लोगों को जमा नहीं किया हुआ कि सब तारीफ करें, हमने इसीलिए लोगों को जमा किया ताकि जिनका इशू है वो आके रेस करें। अब आप लोग सवालात करें, और अगर किसी को ये महसूस हो कि वो सवाल ऐसा करना चाह रहे हैं जो रिकॉर्डिंग में नहीं जाए तो बता दे, वो ऑफ द रिकॉर्ड सवाल समझा जाएगा। और हाउस इज़ ओपन फॉर यू गाइज, तो बिल्कुल खुल के सवालात करें। कि सर फरहान साहब से मेरा सवाल है कि जैसे कि रफ्तार पे स्टोरी टेलिंग और जो पॉलिटिकल लोग हैं और अवेयरनेस है, सो वो कौन से एरियाज़ हैं जो आपको लगता है कि ये अभी मैंने कवर नहीं किए हुए, रफ्तार ने कवर नहीं किए हुए, इस पर हमने काम करने की ज़रूरत है, तो वो अगर आप यार आई थिंक जेन्युइनली प्योरली सोशल इश्यूज लाइक सिविक सेंस की जो बात की आपने, आई थिंक दीज आर सम थिंग्स दैट वी रियली नीड टू, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मसला ये है कि हमको अपनी स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इस्तेमाल करना है हर उस मौजू को ऊपर बात करने के लिए जिसको पकड़ना मुश्किल होता है। देखिए पर्सनैलिटी को पकड़ना आसान होता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट इशू को पकड़ना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल आई थिंक सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा, सिविक इश्यूज़, इन चीज़ों पे, मुआशरती रवैयों पे बात हो सकती है। जैसे हम जनाज़ों पे जाते हैं, हमारे यहाँ जनाज़ों पे क्या क्या हरकतें होती हैं, तो ख़वातीन क्या क्या बोल देती हैं, मर्द क्या क्या बोल देते हैं। खाना तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वैसे ही बहुत कुछ, मतलब यार ये लोग गमज़दा नहीं लग रहे, इनको लगता है अफसोस नहीं हुआ, यार वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। मतलब ये बड़े कि आप सुनाई देंगे ना आपको इस तरह के, यार वो नॉर्मल थे, वो लोग को ख़ास उनको फील नहीं हुआ ना। अब ये कैसा जुमला, एक और जुमला जिसका हमने हुमैरा असगर केस में बात की, जो मेरे ख्याल से बहुत बात होनी चाहिए इसके ऊपर, कि हम लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन को बहुत आसानी से बोल देते हैं। यार ये ऐसी है, यार वो वैसा है, यार वो ये कर रहा है। अगर आप 4 गवाह नहीं प्रोड्यूस कर सकते अपने क्लेम के लिए, तो आपको 80 दुर्रे मारे जाने चाहिए। और ये हमारे यहाँ इतना आराम से होता है बॉस, इतनी आसानी से आप लेबल करते हैं चीज़ों को। सो इसके लिए सेंसिटाइज करने की, जैसे वरासत का मसला, बाय द वे इस पे काम कर रहा है उसामा आजकल। वरासत जब आप कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 जराइम हैं जिनके ऊपर इस तरह की अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह आई कि लगा कि इस जुर्म करने वाले को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। पहला था कत्ल अमद, दूसरा था वरासत में हक मारने वाला।
it is just as severe a crime as murder, willful murder. और बहुत सारे मुफस्सिरीन का ख्याल था कि इस पे जो इसने ये गड़बड़ कर दी है तो हमेशा जन्नत में रहेगा, लेकिन फिर वो आयत आ गई कि शिर्क के अलावा सब माफ़ कर दूंगा। तो इन 2 क्राइम्स को सिर्फ उस एक आयत की वजह से छुट्टी मिलती है। लेकिन आप देखें हमारे यहाँ ऐसा, अभी मैं इस गैदरिंग में पूछ लूँगा तो 60% लोगों के घरों की विरासत की तकसीम नहीं हुई होगी सही से। मामू ले गए, उसे रुक गया, उसका आगे हो गया, उसका पीछे हो गया, इस गैदरिंग में नहीं हुई होगी। हमने दफ्तर में बाहर निकल के पूछा। जी मैं सर, मेरा यही सवाल था कि आपके जब पॉडकास्ट देखते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे मौज़म से मैंने आपसे पूछा उस दिन सलीम हबीब में, सर वो कहाँ चला गया? सो आपने कहा पूरी टीम चेंज हो गई, तो रफ्तार के साथ लोग रिटेन क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब आपको इस चीज़ में मिलेगा कि रफ्तार इज़ द ओनली जर्नलिस्ट रन ऑर्गेनाइजेशन। आई डू नॉट हैव डीप पॉकेट्स। और ये जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, अदील को इसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वी आर नॉट रन बाय अ सेट। हमारे पीछे कोई ग्रुप नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। हम लोग जो कमाते हैं वही खाते हैं। तो भैया पैसा तो लोगों के पास बहुत है, तो कोई भी आके किसी को लेके जा सकता है। बेटर ऑफर, बेटर अपॉर्चुनिटी। आई थिंक हमारी कभी भी किसी को भी, अभी इस टीम में लोग बैठे हुए, हो सकता है 6 महीने के बाद टाउन हो रही हो, ये भी कहीं गए हुए हो। Everybody wants to become a रफ्तार. Everybody wants a piece of us. वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मैनी फादर्स। सो कहते हैं इसको लेके रफ्तार बन जाएगा, नहीं यार इसको ले लो रफ्तार बन जाएगा, उसको ले लो रफ्तार बन जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ ले कैसे बनेगा, मैं वैसे ही बता दूंगा कैसे बन जाएगा। यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आपको जर्नलिज्म करनी पड़ेगी, आप रफ्तार बन जाओगे। आप PR करोगे, आप प्रोपेगेंडा करोगे, आप किसी के बिजनेस की इंश्योरेंस पॉलिसी बनोगे, आप रफ्तार नहीं बनोगे। जो हुआ मार्च और अप्रैल में, इट वाज हेलिश फॉर दिस टीम। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बॉस उठा के अंदर डाल दिया हो, फिर उसको छोड़ ना रहे हो, उसकी बेल ना हो रही हो, उसके ऊपर कॉल सेंटर का केस डल रहा हो, और पीछे यहाँ पे FIA की टीमें आ रही हो, सिस्टम उठा के लेके जा रही हो, तो आपका तो मतलब आप तो नर्वस ब्रेकडाउन आपका बनता है। मतलब अगर आपका नहीं होता नर्वस ब्रेकडाउन तो बड़ी बात है। सो आई थिंक दे वेंट थ्रू हेल। और फिर साथ में कुछ अच्छे मौके भी थे मेरे ख्याल से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी टीम माशाल्लाह बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आपकी तैयार की हुई टीम है। इट्स आई थिंक इसे कहते हैं कि आपके ही सारे रेप्लिकाज बन रहे हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। और अभी से ही सो आई थिंक बहुत अच्छा फ्यूचर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। वन थिंग, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ना सर एक कराची नामा आप एक या काइंड ऑफ इस कुछ नाम आप देख लें अकॉर्डिंगली, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कराची की इन सारी चीज़ों पे जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं कराची की, वो ज़रूर हफ्ते महीने में एक आध वीडियो निकाला करें ज़रूर। देखिए मसला क्या है, हम इस चीज़ से डिजिटाइज हो गए। इट इज़ सो, ये किसी की आबादी को, किसी 2-2.5 करोड़ के शहर को डिसइनफ्रेंचाइज कर देना, कंप्लीटली पॉलिटिकली डिसइनफ्रेंचाइज्ड है कराची। एंड आई थिंक मुझसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांगली अदील feels about this, and he keeps venting on Twitter as well. This is something very close to his heart. Adil, don't you think this is the core reason for Karachi's debacle? I think इसमें जो एक और बड़ा फरहान आता है ना, मैं इसका बहुत ज़्यादा ब्लेम लोगों पे ख़ुद भी डालता हूँ। I think हम भी डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। यानी हमने ना समझौता कर लिया है इनके, यार अपनी किस्मत में तो यही लिखा है। मैनसल कौम हमने ये बात मान ली है कि यार अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। एंड आई थिंक कराची के शहरियों की हैसियत से अब वो 50 डंपर के मालिकान पूरी की पूरे कराची को चोक कर सकते हैं। मैं थोड़ी अजीब सी बाजारी सा लफ्ज़ है, आई एम सॉरी टू से, बड़ी कोलोकियल आमियाना सा लफ्ज़ है, लेकिन मैं कहता कि यार 1 लाख कराची वाले बाहर निकल के चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने सिर्फ ऐसा सैलाब आएगा ना वहाँ पे, आई एम सॉरी, इनके अच्छे भी काम करना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ हाफिज नईम पर्सोनिफाइज द मिजरी ऑफ कराची, कि यार वो बंदा जिसको कराची वालों ने सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि यार ये कुछ नहीं होगा, ये आवाज़ तो बुलंद करेगा, यार वो बंदा भी फुस हो गया बिल्कुल ना। जब हमारा करना होता है ना, हमारे जब अहले तशी हजरात घर में बैठते हैं, मैंने पिछले समर विंटर्स में मुझे याद है, मैं लाहौर में फैमिली थी, मैं एक इवेंट के लिए, एक टॉक के लिए कराची आया था, आई हैड टू गो बैक, आई मिस माई फ्लाइट। एग्जैक्टली, हम काफ़ी ख्वार हुए। नाथा खान पे क्या था जी, वो हमारे वैज़तुल मुस्लिमीन वाले बैठे हुए, तो जब
करने को आते हैं ना, तो आप यू कैन फोर्स पीपल टू डू थिंग्स. बट द रीजंस आर, देखिए, लसानी और फ़िरका वाराना बुनियाद पे कोई मंजन बेचना आई थिंक आसान होता है. आई थिंक किसी पॉलिटिकल और सिविक इशू पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए वही ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि लोग आप पे एतमाद कर रहे हो. आई थिंक पॉलिटिकल क़यादत इज़ नॉन एग्जिस्टेंट. आज तो बहुत बड़ा दिन है, अल्ताफ़ भाई ने MQM डिसॉल्व कर दिए. लेकिन एक जो चीज़ है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रफ्तार के कंटेंट में जो है ना वो एक बायस, एक लॉपसाइडेडनेस आ जाती है टूवर्ड्स योर. जैसे MQM है, एक सही है, MQM हैज़ अ वेरी कराची में 90s में ख़राब करने का MQM का एक रोल है. बट यार सिर्फ MQM को ब्लेम नहीं किया जा सकता ना यार. देयर वर नंबर ऑफ फैक्टर्स हु वर वर्किंग आउट देयर. देवबंद के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, और मैंने आकर ये बात बोली थी कि यार इट्स अ वेरी बायस्ड डॉक्यूमेंट्री. इवन दो हम शायद आई ग्रू अप इन अ फैमिली जो कि अपने आप को देवबंदी ज़्यादा समझती थी कंपेयर टू बरेलवी, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमें ज़रा समझ दी तो हम थोड़ा सा कुछ दरमियान की तरफ कहीं आ गए. लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री मैं अपने जिम करते हुए इनफैक्ट मैं देख रहा था, और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि यार कोई अदनान काका खेल आ जाए या कोई फलाना इमरान ज़ुबैरी आ जाए जो बोले, और जो उलमाए देवबंद को आके या जो हसन इलियास ने बात की उनका आकर डिफेंड करें. आई थिंक इट वेंट अ बिट टू लॉपसाइडेड. कल फवाद चौधरी ने बहुत बड़ा ताना दिया है महाजरों को. उसने कहा है, शब्बर भाई की डॉक्यूमेंट्री को उसने देखी, इंटरव्यू जिसमें शब्बर भाई ने जो है वो बताया कि जी पंजाब ने तो कुछ किया ही नहीं, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में तो महाजरों ने काम किया है, उर्दू स्पीकर्स ने. ये तो यूपी और बिहार में और हैदराबाद में बना है पाकिस्तान. उस पर उसने ये बोला कि जो कौम अपना सूबा हासिल नहीं कर पाई वो मुल्क क्या हासिल करेगी. अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आ गया ना आपके पास, इस पर आप बना दें कोई चीज़, लेकिन आपको फिर दोनों साइड लेकर चलने पड़ेंगे ना. जहाँ पे आप हमने बनाया है करेंगे, वहाँ पे आप फवाद चौधरी से भी बात करेंगे ना इस पे. इट्स अ फेयर पॉइंट. एंड अदील की किसी भी बात पे मैं समझता हूँ कि मुझे उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए और इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना, वो बनता है. और आई थिंक फेयर पॉइंट है सारे. बिल्कुल अदील ऐसा ही होता है कि नुआंस्ड चीज़ें होती हैं बहुत सारी जो लेयर के अंदर. देवबंदी वाली डॉक्यूमेंट्री में तो इट वाज अ मिस्टेक. एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने बहुत लोगों से रब्ता किया है फॉर अ पॉडकास्ट. हमने कहा वी विल डू अ कंप्लीट पॉडकास्ट विद यू, लेकिन वो शायद नाराज़ हो गए हैं या क्या हो गया है कि वो अब वो आते नहीं हैं. और बाय द वे इसमें वो नाराज़गी उससे पहले भी थी, वो नाराज़गी उससे पहले से भी चल रही थी. चंदे वाले डॉक्यूमेंट्री पे भी वो नाराज़गी हुई इसमें. लेकिन जो बाकी बातें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसामा ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर कुछ सवालात रेज़ किए, बुज़ुर्ग हैं हमारे. तो लेकिन कल आपने एक ट्वीट शेयर किया हुआ था गवर्नर सिंध का, जिसमें वो 40 लाख मोटरसाइकिलें लेकर इंडिया पे हमला आवर हो रहे थे. हाँ, तो जब आप उस तरह के शख्स के लिए कहेंगे कि इनकी गवर्नेंस देख के मुझे हज़रत उमर का दौर याद आता है, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है. और सहाफ़ी की नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये होती है कि ही शुड बी एंग्री अबाउट समथिंग, ही फील्स स्ट्रांगली अबाउट अ सब्जेक्ट. उसको गुस्सा आता है किसी चीज़ पे कि यार ये क्या गड़बड़ मचाई हुई है यार आपने. यस, सो मेरे ख्याल से उस डॉक्यूमेंट्री के अलावा जो हमारा क्रिटिक है देवबंद पे, क्योंकि देवबंद इज़ द मोस्ट पावरफुल, आई एम नॉट सेइंग मोस्ट, सबसे बड़ा फ़िरका है, स्कूल ऑफ थॉट है, नहीं, इन्फ्लुएंशियल सबसे ज़्यादा है. और ज़िया के दौर में हुआ, और ये इस बात खुद तकी उस्मानी साहब ने मुझे बताई. मैंने उनसे एक दफ़ा सवाल किया, मैंने कहा हज़रत ये बताइए कि ज़्यादा लोग कौन से हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, तादाद में तो बरेलवी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, लेकिन असर व रसूख के लिहाज से देवबंद ज़्यादा ताकत रखता है. और वो भी ताकत उन्हें ज़िया के दौर में मिली और वो अभी तक उसको होल्ड कर रहे हैं. लेकिन अभी खैर फिर वॉर अगेंस्ट टेरर में वो ताकत काफ़ी डिप्लीट हुई. एनीवे, तो उस पर्टिकुलर केस में तो बात ठीक है. जहाँ तक दूसरे इश्यूज़ की बात है अदील, डूइंग जर्नलिज्म इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. आप अगर जब किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे होते तो हमारी कोशिश होती है कि एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस कर लें. देयर इज़ ऑलवेज अ एलिफेंट इन द रूम फॉर समथिंग. अभी रफ्तार में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका जिम्मेदार फरहान मलिक होगा फरहान मलिक जिम्मेदार उसका. सो इफ़ यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट रफ्तार डाउनफॉल फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे अगर कोई रफ्तार पर क्रिटिक कर रहा है, तो उसमें लामहला फरहान मलिक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा बात हो रही होगी
लेकिन क्या फरहान मलिक अकेला जिम्मेदार होगा उस पूरी गड़बड़ का? नहीं। मैं ये समझता हूं कि जब आप खीर खाते हैं तो फिर चपेड़े भी आपको ही पड़ती हैं, और फिर आप विक्टिम कार्ड आपको प्ले नहीं करना चाहिए। आप जब एक एब्सोल्यूट पावर के पोजीशन में बैठते हैं तो आपसे उसी लेवल के सवाल होंगे। देयर आर ऑलवेज अदर पीपल इन्वॉल्व्ड, बट यू राइट, वी शुड बी मोर केयरफुल, हमें और व्यूज़ डालने चाहिए। और मेरी तो अभी भी इस टाउन हॉल से भी रिक्वेस्ट है, तकी उस्मानी साहब हो, मौलाना मौलाना तारिक जमील तो पता नहीं खुद अब देवबंद का हिस्सा है कि नहीं है, तो जो भी देवबंद के टॉप मोस्ट क्लरिक हैं, अगर वो दे वांट टू कम ऑन रफ्तार, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है और दे विल गेट अ फेयर चांस टू से व्हाटएवर दे फील लाइक। आप जब रफ्तार के ऊपर तनकीद करें तो ये बताएं कि फैक्चुअली कहाँ पे हम इनकरेक्ट हैं। वो फैक्ट लाओ जो हमने गलत तरीके से पेश किया हो या आधा सच बोला हो। वो फैक्ट जब सामने आएगा तो हम उससे पीछे भी हटेंगे, हम उसकी वजाहत भी देंगे, जैसे देवबंदी वाली वीडियो पे हमने किया। अगर आपके पास फैक्चुअली कोई चीज़ नहीं है कि ये फैक्ट गलत है या सही है, आप नहीं उस पर बैक कर सकते हो कि भाई आपने गलत बात बोली, तो चाहे आप जितना भी स्ट्रांगली फील कर लो, चाहे आपके जैसे 10 और लोग गलत कर रहे हो, तो आपकी जस्टिफिकेशन वो नहीं हो सकती कि वो भी गलत कर रहा है तो मैं भी गलत कर रहा हूँ। आप फैक्ट बताओ भाई, कौन सा फैक्ट है जो हमने गलत बोला। इवन देवबंदी वाली वीडियो में ये बात हमारी गलत थी कि हमने उनका मौक़िफ़ शामिल नहीं किया, लेकिन क्या जो हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वो बताया उसमें भी फैक्चुअल, बिकॉज यू हैड अदर पीपल देयर, देन यू शुड हैव टेकन देम एज वेल। अगर तुम किसी का भी नहीं लेते तो ये कोई बुरा नहीं लगता, ये बात ऐसे ही निकल जाती। क्योंकि इस तरह की, जैसे अहमद रज़ा खान बरेलवी पे है, किसी का शॉट नहीं है, सीधी चली गई डॉक्यूमेंट्री, उसमें सारी बातें भी हो गई। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर, और ये अगेन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 रातों पहले मैं एक शादी से वापसी पे रात 12 बजे गुजर रहा था जौहर मोड़ से। मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है, कोई मैं प्राइवेट बात नहीं कर रहा। और वहाँ पे गटर उबल रहा था, और जब वो गटर उबल रहा था तो वो जिस चौक के अराउंड वो गटर का पानी खड़ा हुआ था, उस चौक के ऊपर लिखा हुआ था ख़त्म नबूवत चौक। और मुझे बहुत गुस्सा आया है देख के। इसी तरह जब आप किसी को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गलत इस्तेमाल करने से रोकना भी पासदारी हुर्मत रसूल है, और इसका भी हमसे सवाल होगा। या आप ये मत बनाएं, आपने इतना एक तरफ का नैरेटिव चला दिया है कि आप समझते हैं कि वो भाई जो उसके गलत इस्तेमाल से रोकने की बात कर रहा है, आप उसको ही बोल देते नहीं तुम नहीं भाई साहब, वो अल्लाह के नबी के नाम के गलत इस्तेमाल से रोकने की कोशिश कर रहा है। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का नारा लगा के बस को आग लगा दें, आप नारा लगा के मिठाई की दुकान को आग लगा दें, हमने देखा है ना अपनी आंखों से ये। यार हाउ इज इट ओके? आई डोंट नो ये मेरे बोलने को कैसे रिसीव करेंगे लोग, लेकिन ये कैसे नहीं बोले हम इस बारे में कुछ। ये मुझे अल्लाह सवाल करेगा मुझसे इस बारे में, फरहान तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म था, मेरे हबीब के नाम को गलत इस्तेमाल कर रहे थे लोग, और तुमने एक लफ्ज नहीं बात की मेरे नबी की हुर्मत के ऊपर। नहीं करेंगे मुझसे सवाल? तुम हर मसले पे बात करते, जरदारी के साथ ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, फलाने के साथ ये हो रहा है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, और तुम कायनात की सबसे अजीम हस्ती के नाम के गलत इस्तेमाल के बारे में तुमको कुछ नहीं था कहने को। तुम बिल्कुल खामोश रहे क्योंकि तुम डरते थे। आई डोंट नो, somebody has to say it. This needs to stop. This is very important. हमारे लिए ये उतना ही, मेरी नज़र में अल्लाह के नबी की हुर्मत की दोनों साइड्स उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उनकी हुर्मत पे हमला आवर हो रहा है तो उससे उसका दिफा करना और उसका किला कमा करना भी बेहद ज़रूरी है, और अगर कोई अल्लाह के नबी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी दिफा करना और उसका किला कमा करना भी उतना ही ज़रूरी है। दैट्स हाउ आई फील। खालिस ताकत की बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ कोई जुल्म करता है, आपको दबाता है, आपके साथ ज़्यादती करता है, तो अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आपका ये ईमान होना चाहिए। हम इस खौफ से कि कोई ताकतवर हमें दबा लेगा, कोई जालिम हम पे जुल्म कर देगा, हम हर किस्म की चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस जालिम के ऊपर एक खुदा है और वो खुदा सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सोचना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि है ना, सबसे ताकतवर है वो, दुनिया की हर ताकत से ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर मैं हक़ के साथ खड़ा होऊंगा
और वैसे भी ये दुनिया तो लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद है यार, मारा मारी है इधर, इधर तो सब कुछ चलता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज़ कि जब हम क़यामत दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे तो हम किस तरह पेश होंगे? हम बोलेंगे हमने, मेरे ख्याल से तमाम दीनों का, अदियान का मकसद एक ही था, सोशल रिफॉर्म। वो आपकी प्राइवेट लाइफ्स को ठीक करने के लिए और आपको इबादत पे लगाने से ज़्यादा एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने आते थे। और आई थिंक दैट इज़ वाई इतनी रेजिस्टेंस भी आती थी क्योंकि सोशल रिफॉर्म में उन ईवल्स की बात होती है जो मैं और तुम कर रहे होते हैं, मैं और तुम जिन ईवल से मुलव्वस होते हैं। आप देख लें, बनी इसराइल ने फ़िरौन के ख़िलाफ़ तो फिर भी निकल गए, अपनी गड़बड़ नहीं ख़त्म की उन्होंने। जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो। मैंने कहा चलो भाई जिहाद का वक्त आ गया, फ़लस्तीन के दरवाजे बजे, हज़ारों लोग थे, कोई लड़ने नहीं गया, अपनी बुज़दिली से नहीं लड़ सके, फ़िरौन से भाग गए थे। दैट इज़ व्हाट वी, ये तुमने कहा ना कैसे ख़त्म होगा, ये ऐसे ख़त्म होगा जब मैं और तुम बोलेंगे यार लेट्स लुक एट आवरसेल्व्स, यार अपने आप को देखो। Among all these बड़े बड़े नैरेटिव्स आई हैव दिस सिंपल क्वेश्चन। मैंने ना अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी खलील रहमान साहब की, महानूर की, तो उस पर एज़ फार एज़ आई हैव ऑब्जर्व महानूर गॉट एन अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड। तो मुझे ना उसमें मैंने उसके कमेंट्स स्कैन किए। अच्छा, जब मैंने वो वीडियो देखी तो आई वाज लाइक ओ फाइनली समवन स्पोकन अबाउट इट, किसी ने मेरे दिल की बात की। और मतलब उस हनी ट्रैप के बाद वाई पीपल आर वर्किंग विद हिम, तो मुझे ये लगा कि कमेंट्स के हवाले से व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड डिड इट इफेक्ट यू एट ऑल या यू जस्ट रब्ड इट ऑफ? सो आई रियली वांट टू नो कि वही उनका जो नया ड्रामा आ रहा है आजकल, उसका वही एक डायलॉग बहुत वायरल जा रहा था ट्विटर पे कि भाई आपकी बीवी मोटी है तभी आपकी शक्ल पे मोटिवेशन नहीं है। मैं फट गई। ये बॉस बैठे हुए थे, हमारी कंटेंट प्रोड्यूसर्स की मीटिंग हो रही थी, एंड आई वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट। और मैं हर जुमले के आगे कि भाई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेल्स हियर, एंड आई वेंट ऑन एंड ऑन कि भाई इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो बॉस ने बोला कि भाई इफ़ यू फील स्ट्रांगली अबाउट इट मोनोलॉग लिखो। तुम लोगों को लगा हम खलील रहमान कमर है मतलब मैंने कहा भाई मैंने नहीं लिखा ये डायलॉग यार। So she was feeling really strongly about it. तो मैंने कहा भाई इतना गुस्सा आ रहा है तो वीडियो बना लो। If you feel so strongly about it, you should. खैर अप्रूव हुआ, सब कुछ हुआ, द वीडियो वेंट अप। रात में द कमेंट्स, oh my god, and next day he was like कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन्हें। मैंने कहा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब मैं प्रिपेयर्ड थी, मुझे पता था आप डिसएग्री कर रहे हो बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस यू पेड अटेंशन, आपने तवज्जो दी मेरे कंटेंट को, एंड दैट इज़ वेरी ऑनरेबल फॉर मी कि आपने मेरी चीज़ देखी ध्यान से। तो मैंने उनको बहुत लंबा जवाब दिया, एंड द क्रक्स वाज कि मैम जो मेरा डिलेमा मेरा भी था ये कि भाई इस आदमी के ऊपर बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब वो वीडियो गई और जो कमेंट्स आए मैंने कहा मैं मुतमईन हो गई, ये जानी चाहिए थी वीडियो। सही है। अब जहाँ तक कमेंट्स और क्रिटिसिज्म की बात अफेक्ट होने पे आती है, भाई क्रिटिसिज्म यहाँ सबको मिलता है, एवरीबडी फेसेस क्रिटिसिज्म, सबको उनके तौर से। इब्राहिम को बोलते हैं कि ये बच्चा इसकी दाढ़ी मूंछाई नहीं, हमको बताएगा, ये हमें बताएगा बैठ के, ये इस तरह के कमेंट्स। उसामा को तो पता नहीं बेचारे को क्यों आते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड उसामा's hate। इवन बॉस के ऊपर आते हैं, और बॉस के लाइक इतने खतरनाक किस्म के कि हाँ चच्चा दाढ़ी रख के लिबरल व्यूज़ फैला रहा है, लाइक दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कॉमेंट टू मेक इन पाकिस्तान, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कॉमेंट। सही है। तो मेरे ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा इधर उधर इसलिए निकल जाता है बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस डिफरेंस। सही है। अब मुझे लोग कहते हैं तुम कमेंट्स नहीं पढ़ा करो, तुम इग्नोर किया करो। मैंने कहा भाई कमेंट्स में वैल्यूबल क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है, और मैं उसके लिए पढ़ती हूँ क्योंकि लाइक आई सेड मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। सही है। मैंने फर्स्ट डे आके ये बात कही थी, लोगों ने पूछा आपकी क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से। मैंने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न, मुझे बस सीखना है, मुझे रिसर्च सीखनी है, मुझे स्टोरी टेलिंग सीखनी है। और बहुत लोग दे रहे होते हैं वैल्यूबल क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है, देर लाइक कि भाई आपकी ना टोन थोड़ी इस तरह की हो सकती थी, आप अपनी रिसर्च में ये ऐड कर सकती थी। तो मैं बहुत ध्यान से वो कमेंट्स पढ़ती हूँ। यस। और एक कमेंट्स आते हैं वो बस वो एक दूसरे कमेंट्स होते हैं वो बस बैकलैश होता है कि आपने ऐसे क्यों बोला, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन हम करते हैं कि भाई अच्छा अग्री टू डिसएग्री, हमारे ये व्यूज़ है, आपके ये व्यूज़ हैं, हैव टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड, राइट। तो जब इन सब कमेंट्स को हम साइड कर दें तो एक छोटा सा क्लस्टर बचता है हमारे पास, वो है उन लोगों का जो औरत की हैसियत उसकी कपड़ों तक और उसकी फिजिकल अपीयरेंस तक देखते हैं, राइट। एंड पीपल लाइक दिस आर ऑलवेज गोना एग्जिस्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लाइक यू सेड यू हैव वर्कड विद मी, शी वाज माई कॉलीग एट जियो, यू हैव सीन मी हाउ आई एम, राइट। लेकिन आई एम ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, समटाइम्स इट गेट्स टू मी, समटाइम्स। लेकिन जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जिनके इस तरह की ऑब्जेक्टिफाइंग व्यूज़ होते हैं, उनके लिए मेरे पास एक बुरी खबर ये है कि भाई आई एम हेयर टू स्टे,
आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर आपके पास कुछ वैल्यू ऐड करने को नहीं है तो आप अपनी तशरीफ़ लेके बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि वही वाली बात है, मैं उनको ये नहीं बोलूँगी भाई अपनी आपके घर में माँ बहन नहीं है, बिकॉज अगेन दैट नेगेट्स माई वैल्यूज़ कि भाई मैं आपको आपकी माँ का, आपकी बहन का, बेटी का, बीवी का वास्ता दूँगी तभी आप एक औरत को एक इंसान की हैसियत से देखेंगे। नो राइट। सो अगेन अगर आप वैल्यूबल कुछ दे सकते हो देन श्योर, लेकिन आपने अगर डिस्गस्टिंग कमेंट्स करने हैं सो। बट मेरा यहाँ क्वेश्चन है वेपिंग के ऊपर, जो लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं और इतना क्लोजली जो शॉप्स बन गई हैं। एक तो ये कि हमारे जब जिनको हम फॉलो कर रहे हैं ना यहाँ से 7 समंदर पार लोगों को, जब वहाँ से चीज़ बैन हो जाती है तो हमारे यहाँ वो एक साइकिल बन जाता है। वेपिंग के हवाले से इट्स समथिंग आई एम वर्किंग ऑन करंटली, मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और वही वाली बात है ना कि हर चीज़ जो एक ट्रेंड बन जाती है ना, अब जैसे वो लबूबू डॉल्स हो गई या दुबई कुनाफा चॉकलेट हो गई, वैसी वेपिंग जो है स्मोकिंग छोड़ के तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया वो वेपिंग क्यों शुरू कर रहे हैं? टू लुक कूल, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हमें भी याद है, मैं बहुत ही बूमर साउंड करूँगी अब, लेकिन बड़ा ही डेंजरस एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे जो हैं अब बड़े हो रहे हैं, गिवन विथ AI एज वेल। ठीक है, वे वाली बात है कि रेगुलेशन की कमी है, रेगुलेशन नहीं है। पेरेंट्स भी जो हैं, मैं बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ प्री स्कूल टीचर, पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं देखते भाई, पेरेंट्स नहीं देखते बच्चों को, और आप बच्चों को मोबाइल दे के पीछे हट जाते हो। पोर्नोग्राफी छोड़ो, बच्चा एंड्रू टेट का कंटेंट देख रहा है भाई, सही है, लाइक दैट इज़ वेरी डेंजरस ऑन इट्स ओन। जो रेड पिल कंटेंट आ गया है, क्या देख रहे हैं कि पॉडकास्टर जो है वो सेल्फ हेल्प को प्रमोट कर रहा है, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, वो और क्या क्या चीज़ें प्रमोट कर रहा है भाई, वो तो देखें। अ मैन स्पीकिंग ऑन अ पॉडकास्ट माइक, लगता है कि हाँ भाई क्या देख रहा होगा बच्चा, देखें आप ज़रूर मॉनिटर करें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, बिल्कुल देखें आप। अच्छा जी, जो सवालात हैं आप लोगों ने काफ़ी हल्का हाथ रखा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, क्योंकि आप आ रहे जी, वो ये था कि आप ने 19 दिन मेरे ख्याल में मुश्किल गुजारे वहाँ पर, तो जैसे आज शाह महमूद कुरैशी को हर जगह से रिहा कर दिया गया और इमरान खान और वो दोनों साथ थे, तो आपकी कोई बातचीत हुई होगी उन लोगों से जिन लोगों की वजह से आप उधर अल्लाह के और करीब हो गए थे, तो ऐसा कुछ था? दिस इज़ समथिंग विच यू एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत आसान है किसी उस शख्स का सोशल मीडिया बैठ के आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। वो एक जब मैं जेल में था तो मुझे टेडी रूजवेल्ट की एक पोएम है, पूरी नज़म है, अ मैन इन द एरिना। वो मैन इन द एरिना मुझे किसी ने लाके ना एक पेपर पे लिख के दी थी। तो बीइंग द मैन इन द एरिना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तमाशाई होने में और खिलाड़ी होने में फ़र्क होता है। खिलाड़ी को चोट भी लगती है, खिलाड़ी हारता भी है, लेकिन तमाशाई तो ना का उसका क्या है। सो तमाशाइयों को अपने अंदर कम से कम इतना एक ज़र्फ और हुस्न ज़न रखें। कम से कम रफ्तार के मामले में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, ये हुस्न ज़न रखें कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम वही बात करें जो सच है, और अगर वो बात नहीं कर सकेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे उस मामले पे, फिर हम खामोश रहेंगे, हम गलत बात नहीं बोलेंगे। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ 100%, हत्तुल इम्कान नहीं 100%। तो एक बात, दूसरी बात में कैसे बाहर आया मुझे ये नहीं पता, मैं क्यों अंदर गया था। मुझे नहीं पता था मैं क्यों अंदर गया था, क्योंकि मैं कॉल सेंटर यकीनन नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मैं यकीनन कॉल सेंटर नहीं चलाता हूँ, और यकीनन मैं पाकिस्तान मुखालिफ नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई प्रो पाकिस्तान नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। अरेस्ट से 1.5 महीना पहले मैं जापान घूम के आया था, इस पर मैंने पॉडकास्ट भी की थी। मैं कहीं भी जा सकता था, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह के वीज़े हैं, मैं जा सकता था, ना मैं गया ना मुझे जाना है, मैं इधर ही हूँ। तो है दिमाग में एक तासुर है हमको लेकर, क्या कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों डाला था, और फिर क्यों, और मकसद ही नहीं, मकसद ये क्यों निकल भाई, क्यों डाला था ये सवाल है। 19 दिन मेरे क्यों लिए आपने, ये सवाल है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि 19 दिन के बाद आपने कुछ सेटिंग करके, यार तो और क्या करते मेरे साथ, मैंने क्या जुर्म किया था।
ईद पे मेरी फैमिली अदील अजहर समेत ये लोग सब खड़े हुए थे लांडी जेल के अंदर यार। और क्या करते मतलब, और आप ये है हमारा एक ना, ये तो और रगड़ा दे सकते थे आपको, तो उनकी मेहरबानी की आपको छोड़ दिया, यकीनन आपने कुछ। ये है, ये प्रॉब्लम है। व्हाई इवन 1 आवर ऑफ समवन, किसी का 1 घंटा भी गैर कानूनी तौर पे गलत केस में क्यों जाएगा? मोइज जाफरी मेरे वकील ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात की वहाँ पे, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ बॉस, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद आवर कंट्री। हम ना वो हादसे से बढ़कर सानिया ये हुआ और रुका नहीं हादसा देखकर। अच्छा यार यकीनन कुछ भाई बोलो, क्या करते फरहान मलिक के साथ? और यार 19 दिन उसको डाल दिया बेचारे को, एक कोई उसके खिलाफ चीज़ नहीं है, और क्या करते मेरे साथ? मतलब करने को तो आप बोलेंगे यार आपको गायब कर देते, ठीक है भाई गायब कर दे, फिर मतलब ठीक है फिर तो, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें आप। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड एकदम वहाँ मत लेके चले जाएंगे, बिल्कुल ही मिनिमम थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ऊपर लाएंगे। यार ये मेरा राइट है बॉस, आप ये क्यों मेरे साथ कर रहे हैं? मैंने क्या किया है बॉस? मैंने आपका किया क्या है? तो बॉस मैंने आपको बोला क्या? बॉस मैंने आपको बोला क्या? तो आई थिंक दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। आई डिडंट स्पीक टू एनीबडी, आई हैव नॉट। हाँ केस मेरे चल रहे हैं, आज सुबह भी मैं हियरिंग पे गया हुआ था, जाता हूँ ना जज होता है ना वकील होता है ना FIA वाले होते हैं, मैं हाजिरी लगाता हूँ और आ जाता हूँ। एक आपकी पॉडकास्ट में मैंने देखा था, कोई डॉक्यूमेंट्री थी कि किसी एक मुल्क में जो है ना वो कोई एक बंदा अपने आप को आग लगा लेता है, उसके बाद एक इंकलाब आ जाता है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगहों पे इंकलाब आने की कुछ ना कोई वजह होती है। अब हमारे पास एक कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट होता है मलिर 15 के ऊपर, और उसकी एक वीडियो वायरल होती है। एक बच्चा जो है ना एक वहीं पे जो टम्पर के नीचे आया होता है, माँ उधरी जो है ना वो बच्चे को लेके भाग रहा होता है, हेलमेट भी नहीं उतारता वो बंदा, और वो बच्चे को लेके भाग रहा होता है। उस ज़माने में जब मैं जेल में था, अभी की बात है हाँ शायद नहीं उसी ज़माने की बात है, क्योंकि मुझे FIA वालों ने बताया था। बिल्कुल ऐसे। तो वो मलिर 15 के पास जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ था, और वो इस तरह से बच्चे को लेके, जो बिल्कुल ही उसी वक्त पैदा हुआ था, तो उसको लेके जो है ना वो भाग रहा था, और वो वीडियो वायरल हुई। तो अगर ये वीडियो मुझे लगता है कि शायद किसी और मुल्क में होती, किसी काफिर मुल्क में भी होती ना, तो शायद वहाँ पे भी इंकलाब आ चुका होता। या फिर आप दूसरे वाक़यात उठा के देख लेंगे, राशमिनाज रोड के ऊपर 7 बंदों को एक साथ कुचल देते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। या फिर अब कल जिस तरह से उसामा भाई ने परसों जो वीडियो डाली है जरदारी वाली, मैंने उसके नीचे कमेंट भी किया। मैंने कहा ये वीडियो देखकर मुझे लगता है आपने जरदारी की पावर को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उस खौफ पैदा हो गया लोगों में। क्योंकि उसमें आपकी तकरीबन सारी वीडियोस के अंदर वीडियोस में आखिर में जो एक होता है ना कि यार उसको बेहतर किया गया, कैसे किया जाए, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि अब मुझे कैसे बेहतर करना है इन चीज़ों को। तो ये मतलब कहने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, आप वाली बात कि यूज़ टू हो चुके हैं, जैसे चल रहा है चलने दो। 16 लाख बंदे बाहर जा चुके हैं और जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसे ही HEC से या मुफा से या जैसे जैसे उनकी चीज़ें आई जा रही हैं और वो बाहर जाए जा रहे हैं, और लोग अब जो है ना मुझे लगता है कि नाउम्मीद हो चुके हैं, और लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा मुल्क के अंदर कि अब कुछ बेहतर होने की, कुछ बेहतर हो सकता है या होगा। उम्मीद ही जगाई जा सकती है आप लोगों के थ्रू। तो मेरा वैसे इसका मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा। देखें, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, आपको वही काम करना चाहिए जो ठीक है, बस। ये सबसे बड़ा डिमोटिवेटर है हमारे लिए। यार क्या फ़र्क पड़ेगा यार क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक बंदे से क्या फ़र्क पड़ता है? बाय द वे एक बंदे से फ़र्क पड़ रहा है। आप इस मुल्क में देख रहे हैं कि सारा पंगा ही एक बंदे का हुआ है। जी, वो बंदा बहुत बदनाम था, वो 3 साल वो जो है ना लोगों को तंग किया होता उसने, लेकिन 3 साल के बाद जो लोगों को उसको हीरो जो बनाया ना। मैं कह रहा हूँ कि देखो आपको ये नजर आ रहा है कि एक बंदे से फर्क पड़ता है। मुझे पता है इसके ऊपर हजारों पता नहीं क्या कमेंट आ जाएंगे, लेकिन पड़ रहा है भाई एक बंदे से फर्क। कम ऑन, लेट्स गिव इट टू हिम। फर्क पड़ रहा है ना पार्टनर। तो मसला ये होता है कि योर बिलीफ इज शेपिंग योर डेस्टिनी, और फिर देख खुदा क्या करता है ना, फिर पूरा एक सिस्टम हरकत में आता है। दूसरी बात जो आपने की थी AAA, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डिवाइड एंड रूल। हम रफ्तार से आज ये बात करना चाहते हो, मुझे उस पर ये बात जहन में आ गई। हमारा एक मैसेज है, कम टू व्हाट इज कॉमन बिटवीन अस। हमारा एक बहुत बड़ा मसला क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मसला क्या हो रहा है, हमारे
हमारे मुआशरे के लिए मैं यहाँ पे ये कप्स रखे हुए हैं, ये इतने सारे समोसे रखे हुए हैं ना, अब ये समोसा यहाँ पड़ा हुआ है, अब इस समोसे को अगर मैं एक एक करके हाथ में उठाऊंगा तो मैं कितने समोसे एक साथ उठा लूंगा? 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन जब मैं उसको एक प्लेट में डालता हूं तो मैं 1 दर्जन समोसे एक साथ उठा लेता हूं, समझ रहे? तो मैंने एक प्लेट में बोले सब इस प्लेट, तो जनरलाइजेशन हम इसीलिए करते हैं, जनरलाइजेशन हमारे लिए चीज़ों, ओ ये लिबरल है, ये यूथिया है, ये पटवारी है, ये जियाला है, ये जमाती है? समझ रहे? ये जनरलाइजेशन चीज़ों को आसान, हमारा एक बहुत बड़ा जुर्म ये है रफ्तार का कि हम इस मुआशरे के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, लिबरल के, कंजर्वेटिव के, राइट विंग के, लेफ्ट विंग के, हम साला किसी डब्बे में बंद नहीं हो पा रहे उनसे। तो कहते हैं यार ये फरहान भाई की दाढ़ी तो है, लेकिन ये यार ये क्या बात कर रहे थे यार, ये दड़ियल तो फेमिनिस्ट निकला। हाँ, और जमाती बोलते हैं मुझे, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि यार किसी जमात इस्लामी और जाके पूछो, मतलब मेरे अरेस्ट पे सबसे जहरीली पोस्ट, आई डोंट वांट टू इवन मेंशन हिम, जिस शख्स ने की थी उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से, और उस शख्स को मैंने उसके खिलाफ मैंने समा में सेक्सुअल हरासमेंट के केस की स्टोरी की थी। आप ये जबरदस्त चीज देखें तो लोग परेशान है कि एक दाढ़ी वाले ने एक जमाती के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की स्टोरी कर दी। ये हो क्या रहा है? बट दैट्स व्हाट वी आर। और बाय द वे हमारे अंदर तजादात भी हैं। हमें कभी कभी हमें एक डॉक्यूमेंट्री अभी कर रही है, एक लड़की शिफा है पीछे बैठी हुई है, कॉल स्पेड स्पेड, उसमें जागीरदारों के खिलाफ बात हो रही है। तो मैंने कहा यार अल्ताफ भाई का शॉर्ट यूज कर लो, उससे कॉम्प्रिहेंसिव बात किसी ने नहीं की हुई है जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर। इतनी ससिंक्टली और बेहतरीन तरीके से 80 और 90 की दहाई में अल्ताफ भाई इस पे बात कर चुके हैं कि अब हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन आपको पता है अल्ताफ भाई को लेके लोग मुझे क्या कहते हैं, लेकिन हम बड़ी आसानी से वो बात ले लेंगे उनकी, बिकॉज वी क्या जो अच्छा है जिससे ले लो, जिसकी हाँ। तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये हो रहा है कि हम किसी डब्बे में बंद नहीं हो रहे, और ना हम होंगे डब्बे में बंद। वो किसी ने लिखा बैक फंडेड बाय द वेस्ट, मैंने कहा खुदा का वास्ता उनको बोलो पेमेंट पहुंच नहीं रही है, बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है, प्लॉट बिक चुका है, कुछ भी नहीं बच रहा है, वकीलों को देने के पैसे नहीं है, उनको बोलो प्लीज फंड जल्दी पहुंच भेजे। आई थिंक वन गुड एग्जाम्पल, लेकिन इसी तरह की जो एक अच्छी एग्जाम्पल रफ्तार के ऊपर मैंने देखी थी वो आपकी और महानूर और उसामा की, एक तौहीन के ऊपर जो केस हुआ था, वेरी वेल रिसर्च फ्रॉम बोथ ऑफ यू। यस, और बहुत ही एक हाँ, लेकिन बहुत ही एक हल्का सा डिबेटिव एंगल भी था उसके अंदर, जो आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे, बट वेरी वेल रिसर्च फ्रॉम बोथ, और बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया था, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द ऑड वन आउट। आप उसका अक़लियत में से जिनको वो अच्छी लगी, बाकी अक़लियत को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार अगेन हमने पता है इस चीज़ के साथ, अगेन हमें भी पता है कि बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सेंसिटिव। तभी हमने मेक श्योर किया कि मैं अगर एक लाइन बोल रही हूँ तो उसमें एक लाइन के बाद एक रिपोर्ट चले जिसमें से मैंने ये बात कही हुई है, उसामा कोई बात करे तो एक बट चले। बट अगेन वही वाली बात है कि कुछ लोग नहीं करते अग्री, उनके व्यूज़ अलग होते हैं, बट वेरी फैक्ट ओरिएंटेड, मतलब नॉट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस। वी ट्राइड आवर बेस्ट, सही है, एंड वी विल कीप ट्राइंग आवर बेस्ट, एंड वी विल ऑलवेज स्टिक टू क्रेडिबिलिटी, दैट्स व्हाट्स। एक और सवाल इसी के बारे में शायद मेरा खड़ा हुआ था, जो आप कराची के इश्यूज़ कराची के इश्यूज़ की बात जो कर रहे थे, कि आई थिंक प्रेसिडेंट्स यहाँ पे 2024 का इलेक्शन जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई उसके अंदर, बट आई थिंक उसके अंदर पहले से भी इश्यूज़ हैं। अब ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी फिंगर्स आप पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना उसको एग्जैक्टली कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन है कि अभी लोकल गवर्नमेंट की ऑफ कोर्स थोड़ी चेंजेस वगैरह भी आई हैं, फिर क्या इश्यूज़ हैं तो वगैरह वगैरह। तो आई थिंक वो एक सवाल मेरा आपसे भी है। सेकेंड चीज़ ये, मेरा सवाल काफ़ी टाइम से सोच रहा था जब मैं रफ्तार के टाउन हॉल पे इनवाइट किया गया था। आपने काम किया बहुत मीडिया में, समा में, और आई थिंक अ लॉट ऑफ प्लेसेस ना, तो मेरा स्केप्टिसिज्म है कि मीडिया करता क्या है इन जनरल। मैंने इराक वॉर के अंदर, यूएस के अंदर इसकी बहुत बात होती है कि मैन्युफैक्चर किया था उन्होंने कंसेंट, सही है, इज़ दैट रियल? क्या होता है एक्चुअली ऐसा में? ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा होता है तो मतलब उसकी क्या लिमिटेशंस हैं? अगर मैन्युफैक्चर कर सकता है कंसेंट मीडिया, तो आवाम मतलब क्या पपेट्स हैं जो स्ट्रिंग से हिलाई जा सकते हैं, या फिर हाँ लिमिटेशंस की क्या हैं? तो या इसका शॉर्ट आंसर देता हूँ आपको। शॉर्ट आंसर ये है कि जर्नलिज्म एंड कैपिटलिज्म डू नॉट गो टुगेदर। दैट्स अ बैटल हम लड़ रहे हैं। हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि यार एक डिसेंट,
इस पूरे ऑपरेशन को चलाना कैसे। टेलीविज़न का मसला ये है और अखबारात का मसला ये है कि वो एज अ बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर चुके हैं। उनके खर्चे आसमान से ऊपर हैं और जो एक्चुअल डिजर्व्ड उनकी इनकम है, थैंक्स टू हुकूमत और सफदर भाई जैसे एडवर्टाइजर्स की बहुत बड़ी एजेंसीज की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो पैसा कमाते हैं, वरना कोई बिजनेस केस नहीं है। केबल से वो कुछ पैसे नहीं कमाते, सब्सक्रिप्शन से, तो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो जब जिस चीज़ का कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता ना पार्टनर, फिर वो जब चलती है ना तो फिर वो गड़बड़ चलती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ चलती है। तो हमारे किसी चैनल का सिवाय चंद एंटरटेनमेंट चैनल्स का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। अखबारात इसलिए खोलते हैं क्योंकि टेंडर के इश्तिहार चलेंगे अखबार में, और वो एक अखबार जिसकी 500 की सर्कुलेशन होगी वो 50 करोड़ रुपए का हुकूमती इश्तिहार खा जाएगा। फिर जब उस सेठ को हुकूमत से वो इश्तिहार मिलेगा, बॉस जिसका खाओगे उसी थाली में छेद तो नहीं करोगे। अभी तो पता नहीं नंबर्स भी दिए थे अताउल्लाह तारड़ ने कि 50 करोड़ या अरब, इतनी अरब हाँ अरबों रुपए की है। सो देखो फिर ये मसला है। एक बात बता रहा हूं मैं तुमको बैद, ऑलवेज फॉलो द मनी, ऑलवेज फॉलो द मनी। वो मनी ट्रेल जो नवाज शरीफ साहब नहीं दिखा सके आज तक, वही सारे फसाद की जड़ है। अगर आप मुझसे अभी पूछें रफ्तार के पास कहां से पैसा आता है, मैं आपको एक एक रुपए का हिसाब, मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की रख दूंगा यहां पे, आप लोग देख लो सब। प्रॉब्लम यह है कि यही है फसाद की जड़। जब कोई आपको यह नहीं बता पाएगा मैं पैसा कैसे कमाता हूं और कहां खर्च करता हूं, गड़बड़। जब आप मेरे घर में आएंगे, आप मेरे घर के कोई बच्चे हैं, भांजे भतीजे हैं, बेटे हैं, और आप एक 5 लाख का मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे और या आप 50 लाख की गाड़ी चला रहे हैं और मुझे नहीं पता है पैसे कहां से आ रहे हैं। और ये वो सवाल है जो कोई आपसे पूछने देना चाहता आपको, कहते ये सवाल मत करो। सो मेरा यही सवाल है, आप टीवी से ही मत, अच्छा कैन दे बी मैन्युफैक्चर, ऑफ कोर्स। फिर जिसके पास लाठी उसकी भैंस। अब मैं ताकतवर हूं, एड रेवेन्यू कंट्रोल करता हूं, मत चलाओ ये चीज़, नहीं चलाऊंगा मैं, वो उसकी मर्जी। ताकत जिसके हाथ में होगी वो कंट्रोल कर लेगा कंसेंट को। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पावर सर्कल्स का जो मसला है वो यही है कि वो अब नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, even while putting it whatever money that they can, and thanks to social media of course, कि वो अब उनकी शायद अब इस्तिताअत ही ख़त्म हो चुकी है नैरेटिव बिल्ड करने वाली। एंड आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है अरबाब इख्तियार का पाकिस्तान में, वो शायद यही रह गया है। आपकी जो जरदारी वाली डॉक्यूमेंट्री थी उसमें जहाँ पे आप मीडिया की बात कर रहे थे, मैं अपने रेडियो शो में हंसता मुस्कुराता हुआ अक्सर एक बात बताता हूँ, एक्सप्रेस अखबार नाम लेता हूँ मैं उनका, मैंने उनके टीम से ये बात बोली भी थी, हंसते हुए उन्होंने कहा था हम ऐसा कुछ नहीं करते। मैंने कहा आई कैन प्रूव दैट। हर रोज़ एक्सप्रेस अखबार में सेकेंड हाफ ऑफ द पेज में आपको 3 में से किसी एक बंदे की तस्वीर मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह मेमन, शर्जील मेमन। फजूल खबर होगी शर्जील मेमन की मुराद अली शाह से मुलाकात, ओ यार वो उसका बॉस है, वो उससे मिलेगा, ये खबर तो है ही नहीं, लेकिन तस्वीर दोनों खड़े में वो चलाएंगे। अब आप और इश्तिहार कोई भी नहीं आता तो कोई पूछेगा ना कि ये अखबार चल कैसे रहे, ऐसे ही चलते हैं। ये बड़ा अच्छी एक थी इसमें। अच्छा उबैद, एक और बात मैं आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। आपने इराक वॉर की ख़ास तौर पे बात की, तो एक तो मार्केटिंग कर देते हैं थोड़ी सी, रफ्तार ने सद्दाम हुसैन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सो डू वॉच दैट। उसके अंदर थोड़ी सी आपको इसके बारे में तफसीलात मिलेंगी किस तरीके से। दूसरा ये कि इस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो ये है कंट्रोल की, CIA का एक ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड था और उसकी फाइल्स अब डिक्लासीफाई हो चुकी हैं। उसके अंदर क्लियरली सारे इंकशाफात किए गए हैं किस तरीके से हम पूरी मगरिब की जितनी भी टॉप मीडिया एजेंसीज़ थी उनको हम मैनेज करते थे, सहाफ़ियों को मैनेज करते थे, और कोल्ड वॉर में एक एंटी सोवियत भरपूर नैरेटिव हम वहाँ पे चलाते थे। इनफैक्ट CBS न्यूज़ जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके एडिटर थे, नए आए थे, ही वेंट पब्लिक। उन्होंने कहा कि मैं अभी इधर आया और मतलब जो लोग थे, नुमाइंदे थे एजेंसी के, वो मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि हमारा ये आपके जो प्रेडेसेसर हैं उनके साथ सेटअप चल रहा था, इसी तरीके से हम सेटअप को कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, आप हमें अपने टर्म्स बताएं, मैं आपको अपनी टर्म्स बताऊंगा। तो ही वेंट पब्लिक, उन्होंने बता दिया किस तरीके से ये पूरे मीडिया को मैनेज किया जाता है और एक मखसूस नैरेटिव
वहाँ पे बनाया जाता है। मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली उसकी इफेक्टिवनेस पे, आपने समय में काम किया, आपने बहुत सारी न्यूज़ चैनल पाकिस्तान में काम किया, तो डज दैट वर्क इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आपने विटनेस किया है हैपन होते हुए, किस तरह से? नहीं, आई थिंक इमरान खान has played this game very well. Imran Khan has used social media for his best advantage. He was investing in social media since 2011. जब उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उस दिन उसने यूट्यूबर्स को बुला के मीटिंग की थी, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को 8 मार्च को नहीं बुलाया था. So he had his eyes on what is next. और उसने उस पर इन्वेस्ट किया. Of course यार, देखो यार, बात सुनो, यहाँ पे लोग बैठे हैं बहुत सारे. अब आपको एक बड़ा आदमी, पावरफुल आदमी बोले यार आपसे बात करूंगा मैं, और आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा, आपको कोई ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है. उसके लिए इमरान खान ने पैसे दे के नहीं किया वो काम. आई डोंट नो इफ ही डिड. मेरा नहीं ख्याल है कोई 500 रुपये का एक ट्वीट होता है. इमरान खान किसी को पैसे दे ही ना दे, वो अपने घर का एसी का रिमोट छुपा लेता था. वसीम अकरम बता रहे थे एसी का रिमोट चाय नहीं देता था, तो 500 रुपये ट्वीट के दे ही ना दे. बड़ा फार फर्स्ट आइडिया. बट येस, आई थिंक ही यूज्ड इट to manufacture a narrative, which was, by the way, he got lucky as well. So वो दोनों काम हुए कि a bit of it was just the timing of it, कि पूरी दुनिया में एक अरब स्प्रिंग एक वेव थी, और ऑर्गेनिक ही था, लेकिन उस पर काम किया. देखिए, पौधे खुद उगते हैं, लेकिन कोई बागबान, कोई माली उसको पानी देता है, कोई उसको क्यूरेट करता है. उसने क्यूरेट किया है और किया है. देखिए, यू गॉट टू गिव हिम दैट क्रेडिट. ही हैज़ वर्कड ऑन सोशल मीडिया पे उसने काम किया है. तो हाँ, अब अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर एक चीज़ का कोई सेंटिमेंट ना हो, अगर तुम ये सवाल कर रहे हो, कोई ऑर्गेनिक सेंटिमेंट ना हो, तो क्या मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? नहीं होगा. ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है. इसके लिए बहुत लॉन्ग ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे वेस्ट में करते हैं ना, कि उन्होंने कंटिन्यूअस मेन स्ट्रीम मीडिया को कैप्चर करके एक ही नैरेटिव दिया, साल. फिर कोई और बात भी, इराक वॉर भी बेच दी. उसका एंड ये था कि इराक वॉर भी बेच दी, लेकिन अब गज़ा नहीं बेच पा रहे. आप देख लें, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन वही सोशल मीडिया ने गज़ा को भी डिस्टर्ब कर दिया. सोशल मीडिया ने गेम चेंज किया. आई थिंक सो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. अच्छा, वी आर इन एन एरा जहाँ पे Gen Z, आपकी पूरी टीम इज मोस्टली Gen Z, क्लोज टू 28, अंडर 28 एटलीस्ट, एंड जो डिसीजन मेकिंग्स और जो ओपिनियन लीडर्स हैं वो या तो Gen X है या मिलेनियल्स हैं. मिलेनियल में नहीं है यार. हाँ, मिलेनियल्स भी नहीं है. Gen X तो फिलहाल Gen X हैं. वो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा इन सिंक नहीं है विद देयर माइंडसेट. एंड व्हेन these are your faces, do you think you are alienating those people? One. और एक तो इनसे एलियनेशन की वजह भी यही है ना कि ये वो लाइफ जी रहे जो वो नहीं जी पाए. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एक वो रिफ्ट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, विद इन द फैमिलीज एज वेल, एंड एवरीवेयर. सो दिस इज वेरी गुड. दिस शुड हैपन. जहां पे हिकअप्स आएंगी, चीजें आएंगी, बट दिस शुड टेक प्लेस. बट कहीं रफ्तार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ सकता है, या लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि यार ये बच्चे हैं, ये क्या, ये हो जा. अभी आपने एग्जैक्टली यही बात की थी, बच्चा क्या सिखाएगा, ये छोटे छोटे बच्चे क्या कहेंगे. सो डू यू थिंक इट इज इफेक्टिंग रफ्तार, या अगर ये ना हो तो ग्रोथ थोड़ी तेज हो जाएगी बिकॉज दे आर इन देयर प्राइम राइट नाउ? अच्छा, ये 2 सवाल है. अच्छा, I'll just quickly run through this. Okay. Raftar is a movement for social change, and I've been very clear about it. पाकिस्तान में 16 करोड़ 30 साल से कम उम्र के नौजवान हैं. पाकिस्तान में जितने बच्चे पैम्पर पहनते हैं वो पूरी कनाडा की पॉपुलेशन से ज़्यादा है. पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत हेविली स्क्यूड है टुवर्ड्स यंगस्टर्स. और अगर आप इसमें 40-45 मुझे और अदील को भी शामिल कर लें तो आप ये तकरीबन 22 करोड़ तक, 22 करोड़ तक बात चली जाती है. आपको किसकी बात करनी चाहिए? व्हाट मेक्स सेंस? आपको बात फिर उन्हीं से करनी चाहिए जो तुलू हो रहा है. और दूसरा, वो रिसेप्टिव भी है ना. आप एक चीज़ जो गुरूब हो चुकी है, जो नीचे जा रही है. मेरा टीवी वालों से, मेरे सारे दोस्त टीवी में, मेरा उनसे से बात होती है. मैंने कहा तुम्हारी ऑडियंस मर रही है, हमारी ऑडियंस अभी पैदा हो रही है. तो ये बात हो गई. तो इट मेक्स तो मुझे कोई मतलब, मैं चाहता हूँ मेरी सुन ले, लेकिन अगर वो नहीं भी सुनेंगे तो क्या करूँ मैं, अफसोस होगा मुझे. दूसरी बात, बिल्कुल ये होता है, सबको सुनने को मिलता है इन लोगों को.
मुझे यहाँ तक कहा गया कि वो ब्लास्फेमी वाली जो केस की जो पॉडकास्ट थी, फरहान भाई आप बोल देते ना तो फिर भी लोग मान लेते, या आपने क्या मानूर और ओसामा को बिठा के बात करवा दी, ये भी बोला किसी ने मुझे। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं करेंगे बात, क्यों नहीं करें? ये एक चीज़ कहते हैं चाइल्डिज्म, एजिज्म, कि बस बच्चे हैं। भाई बच्चे क्या हैं, आप बात करें ना कि कह क्या रहा है, उस चीज़ के ऊपर, मेरिट के ऊपर बात करें। हमारे यहाँ ना हमेशा रिस्पेक्ट को ऊपर से नीचे देखा जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट यूं भी ट्रांसफर चलती है। आप ही देखें क्या रहा है, और अपने सकत पैदा करें उसकी बात सुनने की। और ये लोग क्यों हैं यहाँ पे? बिकॉज दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड, दे आर ऑल वेरी गुड। दे आर नॉट हेयर बिकॉज ऑफ अ हैंडीकैप प्रोग्राम के यंगस्टर्स को हमको मौका देना है। नो नो नो, दे आर नॉट जस्ट यंग, दे आर वेरी गुड, all of them, each and every one of them sitting here. I am telling you, पूरे कराची में किसी टीम में इतने ज़्यादा फैंटास्टिक लोग नहीं है, और ये अल्लाह का खालिस करम है कि they all agreed to join me. मेरा कोई करना धरना नहीं है इसमें, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली, ये आ गए, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ये उस वक्त आ गए ये टीम, और ये मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उस वक्त बन गई जब मैं जीरो हो गया था, जब मेरे सारे लोग चले गए थे। ये उस वक्त आए। सो ये उस रफ्तार में नहीं है जो 8 फरवरी से लेके 19 मार्च तक के दरमियान का रफ्तार था, जस्ट राइजिंग राइजिंग। ये पिटने के बाद आए, इन्होंने देखा कि जेल वेल चले जाते हैं भाई ये लोग, ये फिर भी आ गए। यही है ना इस जनरेशन की क्वालिटी। They're brave people, all of them are very brave. Do I agree with everything they have to say? No, I don't. I have a lot of disagreements with Ibrahim, sometimes with Osama as well. मानूर के साथ होता है, कोई मसला, but that's okay. आयशा के साथ होता है। They're all very bossy. It's okay. Yeah, but it's okay. But that helps me up my game. If I need to be an editor to them, if I need to be अगर मुझे इनका एडिटर बनना है, इनका लीडर बनना है, तो भाई फिर मुझे अपनी रफ्तार बढ़ा के रखनी होगी, वरना मैं फिर पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट से नहीं ऑपरेट करूंगा, मैं पोजीशन ऑफ पावर से ऑपरेट करूंगा कि मैं तुझे फायर कर सकता हूँ इसलिए मेरी बात सुन। अच्छा, ये टीम की बात हुई तो ये बात पहले भी हुई थी, इस बात को आप क्लियर कर दें। आपने पहले भी जिक्र किया कि हमारे कुछ मौज़म और फैसल भाई ये चले गए थे, आपने उसके साथ ही FIA का भी जिक्र किया। आप अंदर गए, वो लोग चले गए, क्या दोनों चीज़ें कनेक्टेड इस लिहाज से भी थी कि आपको कहा गया या उनको जानबूझ के उनके ऊपर प्रेशर डाला गया? रफ्तार की टीम को तोड़ा किसने? रफ्तार की टीम को तोड़ा किसने? उसकी सक्सेस ने तोड़ा। आई थिंक एवरीबडी, मैंने कहा ना, एवरीबडी वांटेड अ पीस ऑफ अस। और मैं एक और बात बताऊं, मुझे इतनी खुशी, आप यकीन करें, मुदस्सिर नज़ीर ARY के बैनर से एक पूरा कंटेंट का हेड बन गया है, जो शुरू में था, वो आ रहा है मेरे ख्याल से अगस्त में ही। फैसल वहीद इनकलाब नाम का कोई चैनल ला रहा है, मुअज़्ज़म थिंक लाया है, फहद कहर ने दरीचा के नाम से लॉन्च किया है। यार आप ये देखें, आप ये मत देखें कि रफ्तार क्या है, आप ये देखें कि रफ्तार वालों ने कितने सारे नए एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं। और हाँ, आई डोंट जस्ट वांट टू बी एन इंस्टीट्यूशन बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू से अबाउट इंडस। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, आई एम सो हैप्पी दैट दे आर ग्रोइंग एंड आई होप, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दे स्टिक। मुझे सिर्फ एक बात होती है हमेशा, मैं आरिक से बोलता हूँ, मुअज़्ज़म, फैसल, एवरीबडी, यार काम करना है यार, बॉस काम करना, रफ्तार, सच बोलना, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। इट्स वेरी इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड। एंड आई थिंक फरहान, सस्टेनेबिलिटी की जहाँ बात आई, हो सकता है शायद ये डिस्कस हुआ जब मैं नमाज़ पढ़ने गया हूँ, बट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पे आपने अभी तो कोई बात नहीं की कि इट्स नॉट। लोगों में ये बड़ी गलतफहमी है कि यूट्यूब चलाने से कोई सोने की कान का दरवाज़ा, कोई कारून का ख़जाना आपको मिल जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो बहुत सारे सेठ इसमें घुसे हैं, उनके शायद उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिकॉज उनको लग पता जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली और वो जिस तरह के कुछ मैंने सुने हैं डिमांड्स जो सेठों की हैं कि यार हमें इतने अरसे में तुम प्रॉफिटेबल करके, तो नहीं हो सकता, बिकॉज एक तो पाकिस्तान का हमें पता है ज़रा रेट भी कम है एंड ऑल। टेल अस अबाउट रफ्तार। इज रफ्तार फाइनेंशियली स्टेबल? यस, नाउ इट इज, बट नॉट फ्रॉम आवर यूट्यूब मोनेटाइजेशन. YouTube monetization is almost half of what I end up spending here. एक चीज़ मुझे इसमें ऐड ऑन करनी है, पूछना भी है कि जितने जेनजी आपके सामने साथ बैठे हैं अभी, इनका फ्यूचर सिक्योर है? इनका करियर
यहाँ पे ये देखते हैं कि इतने साल के बाद ये कहाँ पहुँचे हुए होंगे, क्योंकि पैसा इज़ द नीड ऑफ टाइम। वो इनकी लाइफ के लिए भी, ये शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, देन दे विल रियलाइज़ कि ओके नाउ वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो ये इनका क्लियर है ये गोल, ये पाथ के ये अभी मैं इस पे आता हूँ। मैं पहले अदील की बात कंप्लीट कर दूँ। सो अदील, हाफ ऑफ दैट कम्स फ्रॉम मोनेटाइजेशन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसला क्या है, फेसबुक नहीं है, टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, तो यूट्यूब इज़ ऑल यू लेफ्ट विद। हमारी वेबसाइट ब्लॉक है पिछले 8-9 महीने से, हमारे पास उसका कोई रेवेन्यू नहीं है। बाय द वे, प्लीज़ ओपन आवर वेबसाइट। इंडिया ने भी बंद की हुई है, आपने भी बंद की हुई है। तो वो आधा आता है, बाकी हमारा जो कॉर्पोरेट हम लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उससे आता है। और हमारा खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं है। आई डोंट टेक एनी सैलरी, आई डोंट गेट पेड फॉर व्हाट आई डू। I'm meeting up from my savings, which are pretty much, that doesn't matter. But the thing is so the team is financially sustainable, and I think वो मसला भी हल हो ही जाएगा इंशाल्लाह, मेरा भी। इन लोगों की sustainability मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। I think we need to give equity to staff members. I have always believed in that. They need to become owners of Raftar. मैं आपके सामने नहीं कह रहा, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा। This is the discussion जो हम अपनी टीम के साथ वैसे भी कर रहे होते हैं। मैं इन लोगों को बोलता हूँ, लेकिन अभी क्या इनको इक्विटी दूँ जब उस पर अभी कुछ उसका कमाई नहीं रहा कुछ, तो अभी किस चीज़ की इक्विटी दूँ? लेकिन दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। आई वॉन्ट रफ्तार टू बी कम्प्लीटली ओन्ड बाई जर्नलिस्ट्स। यही लोग ओन करें, एंड मैं, रफ्तार इज़ नॉट माई लास्ट स्टॉप, माई लास्ट स्टॉप इज़ समथिंग एल्स, एंड इट इज़ वेरी क्लियर। मैंने उसको पिक्चराइज किया हुआ है, मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा होगा कि बहुत जल्दी ये लोग टेक ओवर कर लें और मैं उस अगली मंजिल की तरफ कूच कर जाऊँ। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक। सर ये रफ्तार क्या कहते हैं, सैटेलाइट मीडिया तक जाएगा? यार ये खुदा की कसम, इसके तो पैसे काटूंगा मैं तुम्हारे, इसका समोसे के पैसे लो इससे। अल्लाह के बंदे, हम इसका अदील जवाब देंगे। अदील भाई आप 50 रुपए का समोसा है यार। मेरा ये ख्याल है कि असल में आप थोड़ा सा शायद नौजवान है ज़ाहिर है, लेकिन तो बेटा मीडिया इस वक्त आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त एक्चुअली जो आपका सैटेलाइट मीडिया है ना, वो डिजिटल बनना चाहता है। अब ARY डिजिटल या हम न्यूज़, अगर हम टीवी अगर अपना कोई ड्रामा लगाता है, सुबह आप देखेंगे उसके 4.6 मिलियन व्यूज़ हो चुके होते हैं। उनको भी अंदाज़ा हो गया है। और एडवर्टिजमेंट में भी आई कैन टेल यू, मेरा रेडियो से 21 साल का ताल्लुक है। रेडियो इज़ अ डेड मीडियम नाउ, इट इज़ डेड। कभी आज सुबह एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि अदील अंकल मेरे अब्बू रेडियो सुनते थे, अब मैंने सुनना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बच्चे आ रहे हैं जो रेडियो सुन रहे हैं। या एग्जैक्टली वो अब्बू ने, वो उसने बोला ये मेरे अब्बू सुनते थे, मुझे भी आपका शो अच्छा लगने लगा है। वाई आर्ट यू रीचिंग आउट टू द पीपल? 50 रुपीज़, 100 रुपी, क्या वर्थ लगती है आपको मेरे कंटेंट की यार? डू यू थिंक दिस जरदारी वीडियो, आई ग्लैडली पे 500 रुपीज़ टू दिस बॉय कि यार तुमने बहुत प्यारा काम किया है ये। प्लीज अनलीश द पावर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं। यू गाइस इफ यू कंटिन्यू गेटिंग, सी बताएं रफ्तार इज TLDR की मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, रिमेंबर? उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताया था। मेक समथिंग लाइक दैट एंड टेल पीपल यार वी आर ब्रेकिंग इवन, एंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू गेटिंग दिस थिंग। मैं इसलिए जानबूझ के मैंने ये सवाल रखा था कि हम कमरों में काफ़ी दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं पब्लिक में डिस्कस करूँ ये कि भाई गो आस्क क्राउड फॉर दैट एंड ट्रस्ट मी, पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू। क्या ख्याल है? Relevant in addition to his comments, actually 2015 में पॉकेट सिनेमा हुआ था, if you remember. I was also participating in that उसमें, और हम लोग हाबिब बेली के साथ, I was also one of the organizers में थे हम लोग। तो खैर उसमें ये उस टाइम पे कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी कि पॉकेट सिनेमा से पॉकेट जर्नलिज्म वाली चीज़ अडॉप्ट हो सकती है। और ये बिल्कुल अदील वाली बात बिल्कुल अच्छी है कि पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू योर स्टफ। आपको और फैक्ट फाइंडिंग और ऑन द ग्राउंड वाली चीज़ें मे बी और मीडिया आपके पास आ सकता है, वो आपको ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज करना है। दैट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, आई वुड अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली वो सारा देखना, फिल्टर आउट करना, उसमें से कौन सा काम का है कौन सा नहीं है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। आई पुट दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, डू यू थिंक वी शुड गो दैट राउट? या आप सब्सक्रिप्शन टाइप की कोई चीज़ रख दें? व्हाट डू यू गाइस थिंक?
यार मैं रुका इस वजह से कि लोग, पता नहीं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इसका क्या है। गार्डियन तो ये करता है, मैं हमेशा लगता है कि यार पता नहीं, लोग कहेंगे यार ये फरहान भाई यार पैसा मांगने शुरू हो गए, यार ये पैसे मांगने शुरू हो गए। मुझे बस ये लगता है, बट द थिंग इज हमारी कहानी तो सबके सामने है। What does the team think by the way of this? I think ये वीडियो जब ये चलेगी ना, तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। अदिल, लिंक्डइन पे ना मैसेजेस आते हैं, आई एम वेरी नीडी, प्लीज गिव मी जॉब। और दूसरा एक नया शुरू हुआ है, और दूसरा क्या है, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू, ओके गिव मी जॉब। हाँ, बिग क्वेश्चन यार, माई गॉड, आस्किंग फॉर अ जॉब इज नॉट अ कोलैबोरेशन। जॉब मांगते कोलैबोरेशन नहीं कर रहे आप, और आप किसी को ये बोल के, ये हमारे जो मुल्क का हाल है ना, वो हमारी आवाम का हाल है। प्लीज, हमारे हालात बहुत खराब है, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर दो। मैं मांगने नहीं आया, थोड़ा खुदा भला करेगा, प्लीज हबीबी हेल्प अस। किसी ने की इन्वेस्टमेंट? नहीं की। इसी वजह से जॉब भी नहीं मिलेगी आपको कभी। इस तरह ये माइंडसेट निकाले जहन से यार, ये चैरिटी नहीं है, ये धंधा होता है। किसी को कोई काम होता है, उस काम को करने के लिए उसको बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स चाहिए होती है। ये एचआर के दूसरे वो भी पीछे एचआर के बैठे हुए तो यू गाइस नीड टू आइदर, मैं रफ्तार नाव पे इस पे पॉडकास्ट करने के तैयार हूं, आए इस पे बात करें यार, लोगों को ये समझाएं कि किसी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अपनी मैं बोलता हूँ टेल मी योर स्टोरी, वो अपने क्रोनोलॉजी बताते हैं। मैं पैदा हुआ, मैंने कब, हाँ, सो दैट्स व्हाई आई वांट देम टू गो आउट। अच्छा, मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो, एक सजेशन है कि आप लोग एक वीडियो बनाएं हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे, क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ पे बहुत केयू में स्पेशली बहुत जो है टीचर्स जो है ना बच्चों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। मतलब कि वो सिर्फ अपनी यार, तो हम बात सुनो, बच्चे जमा करो, केसेस जमा करो, वी विल डू द वीडियो। जो लास्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान को मैंने बोला था ना, आ जाओ, तो मैं भी बोल रहा हूँ, लेके आओ केसेस, बैठेंगे, केयू की स्टोरीज चलाएंगे। सर मैं तो वो भी करेंगे तैयार। ओ, कामरान फरीदी की स्टोरी आप लोगों ने, कामरान फरीदी रीच्ड आउट टू मी, ही रीच्ड आउट टू मी, वाई यार, स्टोरी तो थी बंदे की, स्टोरी तो अजीबो गरीब स्टोरी थी। हाँ, उसको ही रीच्ड आउट टू मी विद अ डॉजी नेम, ईमेल आई मुझे अजीब डॉजी नेम से, बया कामरान फरीदी हूँ, मेरी इतनी बड़ी स्टोरी है, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर आई, फिर उसने जो हम लोग की तारीफें की हैं। मैं तो रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ रफ्तार सुनता हूँ, मेरी ज़िंदगी का थोड़ा एजाज़ होगा कि मैं रफ्तार पे आ जाऊँ। Okay, so we have our followers all across Pakistan. तो कुछ लोग जो यहाँ कराची में नहीं हैं, they had some questions, तो उनमें से एक सवाल था कि वैसे तो बहुत बातें हो गई और कहने के लिए तो अच्छा है कि हम बहादुर हैं, 3 लोगों ने तारीफ़ भी कर दी, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ही पंगे ले लिए आप? वो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अंदर गए तो वो लोग बोलेंगे, दूसरे लोग कॉल करके बोले हाँ यार अल्ताफ़ भाई कॉल करें, हाँ यार ये हमारे भी मुजरिम है, उधर से जरदारी बोले हाँ ये हमारे ही मुजरिम है, मलिक रियाज साहब अलग तपे पे बैठे हुए हैं और जमात इस्लामी देवबंद वाले हज़रात। तो आपको नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा पंगे ले लिया? ज़फ़र अब्बास साहब तो हमारा कोई पता नहीं हो गया, ये हो गया। और इसके बारे में मुझे बहुत सीनियर लेवल पे एडिटोरियल जो हमारे मेंटोर्स में से, उन्होंने बोला यार तुम क्या करते हो मियाँ, तुम क्या कर रहे हो यार, हर जगह फायर मार देते हो, मतलब कहीं तो अलायंसेस बनाओ। It's part of it. You should have alliances, and I think yes, ये सही बात है, alliances होने चाहिए, लेकिन आवाम के साथ होने चाहिए, क्योंकि we are responsible to these people। इनके साथ alliance है, कोशिश कर रहे हैं इनके साथ alliance बना रहे। इसीलिए आज भी मैं फिर बोलूँगा, वो एक और साहब थे और एक वो नाफे लड़का था, हम वो दोनों ने बहुत सख्त कमेंट्स किए थे। हाँ, थॉटफुल मॉम थी, 2-4 लोगों ने बहुत सख्त कमेंट्स किए हुए थे, सबको इन्वाइट किया था कि आएँ, बैठें, बताएं हमसे क्या गलती हो गई है, लेकिन वो नहीं आए। सो आई थिंक इनके साथ अलायंस बनाते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, आई होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम, थैंक यू सो मच। रफ्तार को रफ्तार तो चलिए शुरू करते हैं।
एविका ने टैलेंटेड मुमताज जहां को देखा। हम आपको उसी हीरो की कहानी सुना रहे हैं जिसके किरदार के कई रुख और कई परतें हैं। कवाली सुनकर स्पेन की मलका अल्लाहू की दीवानी हो गई। हंसा हंसा कर रुला देने का हुनर जानता। ये बच्चा कोई और नहीं, इलॉन मस्क था। वो ऐसा शायर था जिसने हुकूमतों को हिला कर रख दिया। लेट्स मीट शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान। लेकिन भुट्टो और इंदिरा गांधी वापस नहीं आए। ये हौलनाक किस्सा सिर्फ एक केस नहीं, ऐलान था। आज जो कहानियां हम आपको सुनाने लगे हैं, पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की कहानी। मगर फिर इस कहानी का मरकज 90 कैसे बन गया? बस्ती पर वहशी दरिंदों ने हमला किया। 12 मई को क्या हुआ? और यहाँ आयत के हुक्म पर निकाह किया। यहाँ तो आज की इस कहानी का मरकजी किरदार तो फहीम कमांडो है। बुरे आगाज का अंजाम भी बुरा होता है। जामे कराची की इस कहानी को देखने और सुनने के बाद मेरे कराची पर दहशत के साए और गहरे हो गए। कोई और नहीं, नजीब था। जरदारियों का शाही फरमान था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बगावत की कहानी। मोहम्मद बिन जायद MB6 वहाबियों का बेटा और पियानो। खुमैनी का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। बहुत बड़ा किरदार सैयद अबुल अला मौदूदी का है। अल्लाह की ज़हानत के मालिक अहमद रजा ने, जिसका आगाज हुआ फतवों से। शेख मोहम्मद की उठाई गई ये तहरीक इस्लाही थी या इंतशारी? मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जिसे दुनिया आज जानती है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। देवबंद का उरूज से जवाल की जानिब सफर। अचानक जिया इसरार लव स्टोरी के बीच एक विलन आ गया। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? और आसान जरिया बनता है सेक्स। इश्क का भूत सवार हो जाए तो अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्त तेजी से बदल रहा है। मसला फलस्तीन सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी की कहानी है। आखिरी उम्र की नाकामियों के बावजूद इनके मुकाम में कोई कमी नहीं आई। इस कहानी का एंड अब आपके हाथ में है।